कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। चलिए, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक जानकारी, दिल्ली की टीम की शिकायत है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, और जो बात आप उनसे लगातार पूछ रहे हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि उनसे बार बार एक एक पर्सनल बंदा से बात करके पॉसिबल नहीं होता, हर एक को जानकारी दें। डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, और डाउनलोड आपकी क्लासेस जो होंगी ना वो पुरानी नहीं होंगी, 28 के बाद जितनी क्लासेस हुई हैं 28 के बाद सिर्फ वो डाउनलोड होंगी। तो आप ये सोचोगे कि वो स्टार्टिंग की मई जून, क्योंकि बैच तो मई जून में भी बन चुका था, वो वाली क्लासेस अब आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। वो जिन्होंने पढ़ लिया था वेल एंड गुड, जिनके एडमिशंस अब हो रहे हैं या अभी 2-4 दिन पहले हुए हैं, उन्हें वो जो पुराना रह गया उसकी चिंता नहीं करनी। टाइम बीतने के साथ साथ आपको हम वो सिलेबस दोबारा से कराएंगे। ये जो सिलेबस चलेगा ना, ये एक सर्कल में चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ताकि तुम भी परेशान ना हो और हमारी टीम को भी दुखी ना करो। हमें A to Z सीखना है। अब मान लीजिए हम चलते चलते D पर आ गए, ABCD पर आ गए। जो D के साथ जुड़ रहा है ना, वो D से, जैसे किसी ने, मैं अपने सब्जेक्ट से एग्जांपल देती हूँ, मध्यकाल में हमें ज्वाइन किया, उसका एंशिएंट रह गया, कोई बात नहीं, एंशिएंट रह गया, भूल जाओ। जहां से जुड़े हो वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। जब से जुड़े हो तब से क्लासेस लेनी शुरू करो। पिछली पुरानी क्लासेस तुम्हें नहीं लेनी। हम एक दिन में इतना पढ़ा रहे हैं कि उस दिन का अगर निपटा लो ना, एक दिन का काम, तो वो मोर देन इनफ है। पिछले के पीछे भागोगे तो ये जो प्रेजेंट का है ये निकल जाएगा। पास्ट बीत गया, भूल जाओ। अब जो प्रेजेंट में जहां से जो जुड़ रहा है वहां से सीखना शुरू करे। इस D से चलते चलते M तक पहुंचेंगे, फिर आगे चलते चलते P तक, जैसे पूरा सब कुछ कवर करते करते फाइनली Z पे पहुंच जाएंगे। अब जिसने D से Z तक का कर लिया, जब ये दोबारा से सिलेबस स्टार्ट होगा तो बचा हुआ A B C वो वापस कर लेगा। उसका 1 साल वहीं तो पूरा होगा जहां से उसने स्टार्ट किया। अब जिसने ज्वाइन ही जुलाई में किया है, उसका 1 साल अगले जून के एंड में पूरा होगा। तो जून के एंड तक जो उसका रह गया ना, हमने मई में पढ़ाया, मई जून जुलाई में, वो दोबारा से कर लेगा। तो जहां से आप पढ़ाई से जुड़े हैं, आप वहीं से सिलेबस की टेंशन लें। पीछे क्या हो गया, मेरा ये रह गया, ये टेंशन तुम्हारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास सारा सिलेबस, सारा जितना कौन सी क्लास किस दिन हुई है, ये सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि जिसने कहा जिस दिन से ज्वाइन किया, उसके पीछे वाला कितना सिलेबस उस स्टूडेंट का रह गया, वो हम कराएंगे। डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। 28 से पुराने डाउनलोड नहीं होंगे। 28 में क्योंकि डाउनलोड के ऊपर काम किया, तो तब से वो डाउनलोडिंग वाला आपके पास सुविधा पहुंचेगी। दूसरी बात, जो मैं पढ़ा रही हूं, मध्यकाल से कुछ पुरानी, कुछ ओल्ड वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इस संडे इन ओल्ड वीडियोस को हटवा दिया जाएगा। ओल्ड वीडियोस मध्यकाल से पुरानी जो मेरी पड़ी हुई है ना बहुत सारी, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी। संडे से पहले जिसको वो सुननी है, उनके नोट्स बनाने रहते हैं, बना लो। वैसे मैं रोज तुम्हें कहती हूँ डेली का काम डेली करो। ये हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है कि जो रोज का काम रोज नहीं करते वो पिछड़ जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि आप 10 दिन पुराने नोट्स बना लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, काम हो सकते हैं घर पे 1-2 दिन। ऐसा नहीं कि 20 दिन पुराना तुम नोट्स अब स्टार्ट करोगे। फिर भी पहले बता दिया, आज थर्सडे है, संडे को मेरे सब्जेक्ट में जो ये ओल्ड वीडियोस है ना, मध्यकाल से पुरानी, जो एंशिएंट की मेरे ख्याल 5-7 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 10 वीडियोस, वो हटा दी जाएंगी। तो मध्यकाल, फिर धीरे धीरे 10 दिन बाद मध्यकाल की स्टार्टिंग भी हटवाऊंगी मैं, वरना तुम पढ़ोगे ही नहीं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो पिछड़ जाओगे। डेली का काम डेली करो। इंडियंस की आदत बहुत खराब है, जब तक उनके सिर पे तलवार ना लटकी हो ना, वो काम करके राजी नहीं होते। सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन अगर प्रेशर नहीं होगा ना तुम्हारे ऊपर कि ये नोट्स हटेंगे, क्लास हटेंगे, तो तुम मजा ले जो तुम नोट्स बना लो। तुम नोट्स तब बनाओगे जब ये होगा कि हट जाएंगी, वरना तुम पढ़ोगे नहीं। और ये हमें पता है कि बिना पढ़े रिजल्ट नहीं आना। हमारे बोलने से तुम्हें थोड़ी आ जाएगा, अपने लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जो इतनी मेहनत करेगा वो अपने आप नंबर ले जाएगा। अब तुम मेहनत करोगे नहीं, पड़े रहोगे बेड में अपने लीड कान में घुसा के, और सामने टीवी भी चल रहा है और खाना भी खा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई का मतलब कंसंट्रेशन, एक जगह बैठो, जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनो, उस टाइम तुम दूसरा काम मत करो। अब आधी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना खाना भी बना रही हैं, और ये भी इस टाइम नोट्स कैसे बनाओगे? चलो एक बार तो सुन लिया कहानी सुनने के लिए, लेकिन फाइनली नोट्स बनाए बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो कोई भी टेक्निकल टीम को ये कह के दुखी मत करना कि पुरानी डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं है। नहीं मिलेगा पुराना। जब से काम स्टार्ट हुआ है, डाउनलोडिंग सुविधा जो मिली है वो 28 के बाद वाली मिलेगी, पुरानी नहीं मिलेंगी। और अब मध्यकाल से पुराने वीडियोस भी संडे को हट जाएंगे। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रख के काम कर लेना, ठीक है? चलिए, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, स्क्रीनशॉट की सुविधा अब हटा दी जाएगी, डाउनलोडिंग की सुविधा दी जा रही है। तो आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट की सुविधा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट का यूज नहीं है ना। जब डाउनलोडिंग है तो कितनी बार सुनते रहो। लेकिन डाउनलोडिंग में मैं बता दूं तुम्हें, ये बार बार कोई नहीं पढ़ता। हर किसी की आदत होती है, लाइव जितना लोग खुश होकर पढ़ते हैं ना, उतना रिकॉर्डेड नहीं पढ़ पाते। एक आधे की मजबूरी है, भाई टाइम नहीं है, बच्चे छोटे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस हिसाब से चलो फिर भी मान लें कि कुछ प्रतिशत लोग बाद में पढ़ लेते होंगे, कॉन्शियस होकर, सीरियस होकर। लेकिन फिर भी इंसानी फितरत है, लाइव में जो पढ़ने का मजा है ना, वो रिकॉर्डेड में लोग फील नहीं कर पाते। तो इसलिए जितना हो सके लाइव में जुड़ जाया करो। परेशानी है, बाद में दिक्कत है तो ठीक है, बाद में पढ़ लो। लेकिन हाँ, डाउनलोडेड तुम खुद अपने आप देखना पर्सनली, क्योंकि मुझे तो तुम सब नहीं दिख रहे हो कि डाउनलोडेड का जो वीडियोस हैं वो हम कितनी देखते हैं। हम जब घूमने भी जाते हैं देखो, तो सब लोगों का ना 99% लोगों का ध्यान किसमें होता है? फोटो कहाँ अच्छी आएगी, फोटो कहाँ अच्छी आएगी। वो फोटो तुम कब उठा के देखते हो? कोई नहीं देखता उन फोटोज को। 2-4 दिन का शौक है, फेसबुक पे डाल देंगे, इंस्टा पे डाल देंगे, और इस तरह के सोशल साइट्स पे, व्हाट्सएप पे अपना डीपी लगा लेंगे। लेकिन उसके बाद पिछले साल अगर तुम कहीं घूमने गए थे तो कितनी बार तुमने वो फोटो देखी? इंसान जो है ना, उसको चीजों को एंजॉय करना चाहिए। पढ़ाई को भी एंजॉय करो। डाउनलोड की सुविधा दे दी, लेकिन तुम देख लेना डाउनलोडेड वीडियोस को तुम 1 बार 2 बार से ज्यादा अपने आप धीरे धीरे 1 महीने बाद अपने आप को एनालाइज करना, कितनी देखते हो? कोई नहीं देखता। करंट में जो चल रहा है ना, उसमें इंटरेस्ट बनता है इंसान का, उससे नोट्स बना लेना। फिर डाउनलोडेड कभी एक आधी बार सुनी, नहीं टाइम मिला तो अपने 4 पन्ने पढ़ लिए। उन 4 पेजेस में वो 1 घंटे की पूरी गाथा 5 मिनट में कवर हो सकती है। मैं रोज अपना एग्जांपल देती हूँ। देखो, मैं रोज नोट्स बनाती हूँ, रोज बनाती मतलब मैं आगे तक का दोबारा जितनी बार हो सके बार दोबारा एक्स्ट्रा वर्क करती जाती हूँ। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि दिमाग पे छप जाए, वरना तो एक बार पढ़ के भी काम चल सकता था। यही तुम्हें करना है। नोट्स बना लिए, अब अगली बार डाउनलोडेड को मन ना करे सुनने का, तो 2 मिनट में 3 मिनट में तुम 4 पन्ने तभी पढ़ के हट जाओगे। वो सारी कहानियां तुम्हारे दिमाग में वापस से आ जाएंगी, ठीक है? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे, हमने कल एक नया वंश स्टार्ट किया था, तुगलक वंश। ये वंश का नाम एक आदमी के नाम पे है, जिसका नाम था
गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। कल एक दो बच्चे के क्वेश्चन थे कि मैम गाजी की उपाधि तो पहले और बाद में भी धारण की, बिल्कुल धारण की, इससे पहले भी धारण हुई है गाजी की और इसके बाद भी करेगा। लेकिन मैंने जो पॉइंट बोला था शायद वो ध्यान से सुना नहीं गया। दिल्ली सल्तनत में भाई इससे पहले और इसके बाद तो ढेर लोग आए हैं, ढेर राजाओं ने, ढेर लोगों ने कहा कि हम गाजी हैं, बाबर भी आएगा, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है, वो मुगल बादशाह है, वो पूरे इंडिया का बड़ा बादशाह। मतलब जैसे इंडिया में सम्राट होता है ना हिंदू धर्म में, हम कहते हैं हमारा सम्राट हमारा राजा, तो हमारा राजा इज इक्वल टू इस्लाम धर्म का सुल्तान और हिंदुओं का सम्राट इज इक्वल टू इस्लाम धर्म में बादशाह। तो वो बादशाह है, वो सुल्तानों में नहीं गिना। सल्तनत का मतलब है ये छोटे मोटे टाइप के राजा सुल्तान जिन्हें कहते हैं, ये इतने बड़े नहीं है कि इनको बादशाह की उपाधि दी जाए। तो बादशाह आगे जाके गाजी बनेगा, इससे पहले भी गाजी था लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का आदमी नहीं था। तो क्वेश्चन अगर आता है दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि किसने धारण की, तो तुम्हें टिक करके आना है तुगलक वंश ने। और जो आगे आएगा ना बाबर, जब उसकी बात करूंगी तब मैं दोबारा से इसका रिवाइज करा दूंगी। अभी इसमें अगला पढ़ाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, जब अगला पढ़ाऊंगी तो पिछला मैं अपने आप बता दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में कल हमने एक कैरेक्टर को जाना था जो सबसे पहला आदमी था, जिसका नाम था गाजी बेग तुगलक। ये गाजी बेग तुगलक जो है ना, इसकी माँ जो थी वो एक हिंदू जाट महिला थी, जाट कम्युनिटी की महिला थी, और जिसके पिता थे ना वो बलबन के दास थे और करौना तुर्क थे, मतलब तुर्क एक आदमी था। अब इतनी बड़ी सेना आती थी इनके साथ, तो वो जो सेना थी ना वो जब यहीं रच बस गए, यहीं पे कई कई 100 साल काटने हैं, तो उनकी जो पुश्तें थी वो इंडियन महिलाओं के साथ ही शादी कर लेती थी और फिर उन्हीं की पीढ़ियां आगे बढ़ती थी। तो ये जो आदमी था गयासुद्दीन तुगलक, इसके पिताजी जो है वो बलबन के एक स्लेव हैं, बलबन के एक गुलाम हैं, और ये कह लो उनकी सेना का एक आदमी है, और वो शादी करता है हिंदू जाट महिला से। फिर उनका जो बेटा जन्म लेता है, क्योंकि इंडिया में पितृसत्तात्मक समाज है तो पिता की तरफ से वो जाना जाएगा, इसलिए उसका नाम हिंदू नाम जैसा नहीं है, ये मुस्लिम नाम तुम्हें दिख रहा है, तो इसका नाम है गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। ये इसके पिताजी जब सेना में थे तो बच्चे में और ज्यादा गुण आए, आगे बढ़ते 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 दीपालपुर का सूबेदार बना, और फिर ये एंटी हुआ जब एक हिंदू आदमी ने धर्म बदल के और खिलजी वंश का काम चलाया था ना 4-5 महीने, तो इसने कहा था इस्लाम धर्म खतरे में है, और वहां से फिर इसके हाथ में शासन आ गया और इसने 5 साल राज किया, 1320 से 1325। शायद और लंबा टिकता अगर इसका बेटा इसके खिलाफ काम ना करता और वो लकड़ी का महल बना के इसका एक तरह से प्री प्लान्ड मर्डर कह लो, हत्या, जब ये बंगाल की विजय करके लौट रहा था। इसका वो लड़का लायक बहुत था, उसी का नाम है जूना खां, उलूक खां उसकी उपाधि है, और उसी को हम आज पढ़ेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो पहला तुगलक है ना, इसने दिल्ली में एक बहुत बड़ा किला बनवाया। जब भी राजा बनते थे तो अपनी सेफ्टी के लिए वो किले बनवाते थे। किले को इस तरह से समझो कि एक बड़ा एरिया देखते जो खाली पड़ा है और ऊंची ऊंची दीवार, बहुत भारी भरकम दीवार, चारों तरफ से उसको कवर करते और इसी में फिर अपने रहने के लिए राजमहल बना लेते। भाई महिलाओं के लिए हरम दल के लिए कैसे अलग से बना दिया, कहीं अपनी बैठक के लिए अलग हिस्सा बना लिया। इसी के अंदर इस पूरे एरिया में बहुत बार ऐसा होता कि किले ज्यादा बड़े होने पर वहीं पे जनता को भी बुला लेते। तो ये जो किले बनाए जाते थे ना, ये जनता की सेफ्टी के लिए भी थे और ये राजा की सेफ्टी के लिए भी थे। कभी कभी ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जब राजा ने जनता को कहा कि तुम भाई तुम्हारी सेफ्टी में रखूंगा लेकिन तुम इसके आसपास बस जाओ, और उसको भी मैं अपने आप मैं टैक्स लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। तो जनता और राजा कभी कभी देखा गया कि एक ही किले के अंदर थे और इसके खास आदमी तो किले के अंदर ही रहते थे, और बहुत बार जनता बाहर, लेकिन लगते इलाके से फिर इसके बाहर तैनाती करता था। ये भाई टैक्स लेगा तो इसकी जिम्मेदारी है ना कि ये लोग सेफ रहें। तो जनता और राजा दोनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी राजा के सिर पे थी, क्योंकि जनता पैसे देके फ्री हो गई थी कि भैया अब हमने पैसे जमा करा दिए या हमने अब अनाज दे दिया राजा को अपनी टोटल प्रोडक्शन का, तो राजा हमारी जिम्मेदारी अपने आप लेगा। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था। गाजी बेग तुगलक क्योंकि तुगलकों में पहला है तो इसको ऐसा एक महल बनाना पड़ा, और इस महल को दिल्ली में आज भी आप देख सकते हैं टूटी फूटी अवस्था में, इसी को तुगलकाबाद कहा जाता है। और आप अगर दिल्ली जाएं कभी तो तुगलकाबाद एक साउथ की तरफ पड़ता है, अंबेडकर नगर और पुष्प विहार से अगला जो स्टॉप पड़ता है वो तुगलकाबाद है। इसका किला, आपने एक मूवी बहुत पहले आई थी, हो सकता है बहुतों ने देखी भी ना हो, लक्ष्य मूवी का नाम था, उसमें ऋतिक रोशन ने एक फौजी का किरदार निभाया था। उस लक्ष्य मूवी में जो दिखाया गया ना, जहां एक सॉन्ग शूट हुआ है, वो सॉन्ग यही है, यही वो किला है, तुगलकाबाद का किला। तो तुगलकाबाद जो है ये बसाया था, बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। बाद होता है शहर, तो तुगलकाबाद मतलब तुगलकों का शहर। अब जब ये किला बन रहा था ना, किले को बनने में कई कई साल लगते थे, तो तुगलकाबाद आए तो गयासुद्दीन तुगलक टिक कर देना। इस किले में काम चलता था कई कई साल, 10-10 20-20 साल भी किला बनाने में लग जाते थे। तो जब इसके अंदर काम चल रहा था तो दिल्ली तो बसी हुई थी, ये थोड़ी कि दिल्ली में आदमी ये लेकर आए, आदमी एज इट इज से ये वहां आके राजपाट शुरू कर दे, भाई हम राजा हैं, तो जनता जो हेड है उसी को अपना हेड मान लेगी जो ताकतवर है। अब दिल्ली की जनता यहाँ पे ऑलरेडी बसी हुई है, इसने दिल्ली में ही तुगलकाबाद शहर बसा दिया या अपना किला बना लिया। तो इस किले के कामकाज के लिए इसको मिस्त्री चाहिए थे। उस टाइम पे भी जैसे जनता इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या था, जनता कम है, अगर जनसंख्या तो लोग भी तो कम मिलेंगे ना। उस टाइम कहाँ ऐसा कि बहुत सारे कोई लेबर चौके और लेबर पकड़ लाओ, तो कामकाज करने वाली भी जनसंख्या कम है क्योंकि टोटल जनसंख्या भी कम है। तो इसने मिस्त्रियों को बुलाया जो इस तरह की दीवारें और ये सब बनाते थे, और कहा कि मेरे इसमें काम करो। लग गए मिस्त्री, जितने टोटल मिस्त्री और ये सब थे मजदूर, वो सब आ गए, काम करने लगे। अब राजा जब ये सब काम कर रहे थे तो अभियानों पे निकल पड़ा, कहीं साउथ की तरफ। कल मैंने देखो बताया था उड़ीसा का अभियान किया था इसके बेटे जूना खां ने, और फिर हमने पढ़ा था ये जाजनगर वाला उड़ीसा वाला एक वारंगल पढ़ा था। तो उसी दौर में बंगाल की तरफ कोई विद्रोह हुआ और ये खुद और इसका बेटा उस विद्रोह को दबाने के लिए राजमहल छोड़ के और अपनी सेना लेके चल पड़े। तो जो काम कर रहे थे ना यहाँ आदमी, वो काम करते रहे। ये कई कई महीनों की यात्राएं थी, हो सकता है 6 महीने बाद राजा वापस आया, क्या पता मरी जाए। तो उसी दौर में दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम आया, और दिल्ली आप जानते हैं आज भी परेशान रहती है। दिल्ली अपने पानी के लिए पूरी तरह से आज भी हरियाणा पर निर्भर है, क्योंकि दिल्ली में कोई सोर्स ऑफ वाटर कहाँ है, कोई उनकी अपनी नदी तो है नहीं। हरियाणा में जब यमुना आती है तो यमुना सीधे पहाड़ों से निकल के हरियाणा में एंटर करती है।
इसीलिए हरियाणा में पानी बहुतायत में है और इसी कारण हरियाणा में जब एंटर करती है यमुनानगर में तो उसका डिवीजन दो हिस्सों में है, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यूपी की तरफ निकाल दी गई है और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की तरफ। फिर यही नहर जाती है दिल्ली और दिल्ली की पूर्ति करती है आपूर्ति पानी की। तो ये नहर तो बाद में लेटर स्टेज में बनी ना। अब दिल्ली में बहुत गर्मी हुई और गर्मी में पानी की कमी पड़ गई, तो पानी की कमी के लिए एक बहुत अच्छा आदमी दिल्ली में था, निजामुद्दीन औलिया। इनके नाम का स्टेशन है आज दिल्ली में, निजामुद्दीन स्टेशन, सुना होगा आपने, रेलवे स्टेशन। निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में महात्मा होते हैं ना, महान आत्मा जो अच्छा आदमी हो, जो समाज के लिए काम करे, जो लोभी ना हो, इस तरह का मुस्लिम कम्युनिटी में सूफी होते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया एक बहुत अच्छे आत्मा का इंसान था, बहुत ही अच्छा, और उसको लोग जो है दान दिया करते थे, मानते थे भाई इसका आशीर्वाद बहुत फलता है, अपनी अपनी मान्यता थी। तो इनके पास पैसे इकट्ठे होते, अब इनका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, तो इनको ये नहीं कि पैसे मैं खा जाऊं, ये उस पैसे को जो जनता इनको दान में देती खुश होकर, या कोई राजा देता, कोई भी देता, उस पैसे को जनता के फायदे के लिए यूज करते। जैसे कहीं इन्होंने कोई बावड़ी बनवा दी, बावड़ी या बावली का मतलब होता है एक पानी के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत गहराई में ऐसे बड़ा सा एक कुआं मान लीजिए खोद देंगे और इसके चारों तरफ ऐसे सीढ़ियां उतार देंगे। इसका क्या फायदा, ये सीढ़ी छोटी नहीं है, काफी बड़ी बड़ी होती हैं। गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो लोग आके बावली के चारों तरफ बैठ सकते हैं, ठंडक का एहसास ले सकते हैं। पानी के किसी इलाके के पास बैठ के भी तो अच्छा एहसास होता है, पीने का पानी यहाँ से ले जा सकते हैं, अपनी सुविधाओं को जैसे पानी की जरूरत है उतना यहाँ से भर सकते हैं, क्योंकि ये बावली है, एक तरह का बहुत बड़ा कुआं मान लीजिए। कुआं छोटा शब्द है, तालाब से थोड़ा छोटा, कुएं से बड़ा, इस तरह की चीज को बावली कहते थे। कहीं कहीं ये बावड़ी भी लिखा है, वैसे एग्जैक्टली अगर आप ढूंढेंगे तो ये बावली शब्द है, BAOLI, बावली, ठीक है। तो इसने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया ने, अब गर्मी आने लग रही थी और राजा चला गया, ये सुल्तान चला गया विद्रोह को निपटाने बंगाल। तो सुल्तान के जाने के बाद जनता प्यासी कैसे मरे, जो सोर्स थे वो कम पड़ने लगे, पैसा इकट्ठा हो गया निजामुद्दीन के पास। तो इसने कहा मैं ना मिस्त्री लगवा के और ये दिल्ली की जनता के लिए बावली बनवा लेता हूँ। तो मिस्त्री कहाँ सारे, वो तो इस राजा के महल में तुगलकाबाद शहर बसाने गए हुए हैं। तो मिस्त्रियों को इसने बुलाया और कहा देखो भाई ये शहर तो और 2 महीने बाद बस जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, राजा जहाँ रह रहा है वहाँ रह लेगा, लेकिन अगर अब 2 महीने में दिल्ली में लोगों को बावली खोद के नहीं दी गई तो जनता प्यासी मर जाएगी, इतनी गर्मी आने वाली है दिल्ली में। तो उन्होंने कहा मिस्त्रियों ने जी हम तो मान गए आपकी बात, लेकिन आप सुल्तान को कैसे मनाओगे। सुल्तान से इसके रिश्ते जो है ना खराब थे, जो सुल्तान है वो इससे चिढ़ता था क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें करता, वो उसको पसंद ना आती। तो इसने कहा कि देख लो भाई, मानवता तो यही कहती है कि तुम्हें जो है मेरे काम पे लगना चाहिए, मेरा थोड़ी है, ये तो समाज का काम है। तो जैसे तैसे कहे सुन के मिस्त्री आम आदमी तो होते हैं, उनका मन पिघला, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपकी बावली बनाने आ जाएंगे, पर अगर सुल्तान बीच में आ गया तो इन्होंने कहा औलिया जी ने कि भाई ऐसा तो है नहीं कि उड़ के आएगा, आएगा तो पता तो चलेगा, महीने 2 महीने पहले पता चलेगा कि भाई अब यूपी में एंट्री हो गई, यूपी से अब दिल्ली बॉर्डर पे आ गया, तब तुम चले जाना, काम कर लेना। अब कोई लिखत पढ़ा तो है नहीं कि इतना काम इतने दिन में हुआ, भाई एक दीवार कम बनी ज्यादा बनी, राजा को इससे ज्यादा कोई टेंशन की वो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी जैसा आप कहें। अब वो निजामुद्दीन औलिया के कहने पर मिस्त्री यहाँ आ गए, बावली बनाने लग गए। अब ये बावली बनने में जैसे टाइम लगना ही था, भाई खोदना और पानी निकालना कोई एक दिन का काम थोड़ी होता है, और तब कौन सा ही मशीनें थी, तब तो सारा काम हाथ से ही होता था, इतने बढ़िया औजार भी नहीं रहे होंगे कि भाई क्या करें कि एक दिन में काम हो सके। तो काम करते करते जब कई दिन बीत गए, काफी दिन बीत गए, वहां वो बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था, तो खबर आई कि भाई राजा जो है बंगाल विजय करके और वो और उसका बेटा गयासुद्दीन तुगलक और जूना खां, उलूग खां या मोहम्मद बिन तुगलक वापस आ रहे हैं। तो वापसी की यात्रा जैसी पता चली तो ये मिस्त्री डर गए कि अब तो भाई हमारी जो है जान निकाल देगा राजा। राजा का तो न्याय ऐसा था ना, गुस्सा आया तो कहेगा सबका सर कलम कर दो, मर तो ये जाएंगे ना, औलिया का क्या बिगड़ेगा। तो उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने फटाफट ये परेशानी बताई औलिया जी को कि निजामुद्दीन औलिया जी ऐसे ऐसे देखो तो वापस आ रहा, हमने काम नहीं किया जो वो देके गया था, वो तो छोड़ेगा नहीं। तो औलिया ने कहा कहाँ पहुंचा है, बताया जी अब यहाँ पहुंच गया। तो ठीक है रोज रोज कोई बात नहीं, चिंता मत करो चिंता मत करो। तो जब ये यूपी का बॉर्डर भी क्रॉस हो गए ना, तब पता चला कि तो दिल्ली आ रहे हैं और कल सुबह उनकी एंट्री है दिल्ली में। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था होनोज दिल्ली अभी दूर रस्ते, इसका मतलब है कि दिल्ली अभी दूर है, चिंता मत करो आ जाएगा, लेकिन अभी दिल्ली पहुंचा थोड़ी है। तो ये बात जो है औलिया जी ने कही, और जो जनता थी, जो मिस्त्री थे, उनके मन में था कि औलिया जी ने तो कह दिया, लेकिन वो कल सुबह आके और फिर गुस्से में अगर आ गया तो हम सबको मरवा देगा। और ऐसा हुआ कि औलिया की ये कथनी सच हो गई, क्योंकि औलिया जी ने क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और रात में दिल्ली के बाहर बॉर्डर पर ही वो लकड़ियों का महल बनाया गया था, जो कि एमबीटी ने ही बनवाया था, और जानबूझ के ऐसा बनवाया कि उसका बेस नहीं था। रात में सोते हुए गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर वो महल गिरा, लकड़ियों के इतने भारी भारी फट्टे थे, उनके नीचे दब गया और मर गया, और सुबह डेड बॉडी दिल्ली आई। तो ये कहावत सच बन गई कि दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब होता है जब आपका काम बिल्कुल बनते बनते भी कभी कभी रह जाता है, 99.9% काम हो गया, आप बिल्कुल फ्री हो गए, पर तुरंत 0.1% में कोई बीच में गड़बड़ आ गई, तभी जब नौकरियों की बात आती है ना, तो जैसे सिर्फ एग्जाम पास होने पे लोग कहते हैं कि अभी शांति रखो, अभी बहुत काम बाकी है। फिर जब बच्चे का मेडिकल भी हो जाता है फिर भी कहते हैं अभी शांति रखो। जब तक बच्चा घर से चला ना जाए ना, जाके सरकारी दफ्तर के उस रजिस्टर में साइन ना कर दे जिसमें होता है कि अराइवल और डिपार्चर, तब तक मानना चाहिए कि दिल्ली अभी दूर है। पता नहीं लास्ट में किस मोमेंट पे कहां कोई काम अटक जाए। तो ये दिल्ली अभी दूर है कहावत किसने कही थी? ये निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कही थी? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन का चैप्टर क्लोज हो गया। चलिए, तो गयासुद्दीन तुगलक ने 5 साल राज किया, पहला राजा था। सेकंड, इसके बेटे नहीं मरवाया, तो ऑब्वियसली बात है कि वही राजा बनेगा, वही सुल्तान बनेगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूना खां। ये उसका ओरिजिनल नाम है, जूना खान। इसके पिताजी ने इसको उपाधि दे रखी है उलूग खान, और इसने राज करते टाइम फील किया कि यार ये कैसा नाम है, जूना खां, ये कैसा अजीब सा नाम लगेगा, ये राजा के हिसाब का नाम नहीं है, तो इसने नाम कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक। तो इससे लग रहा है कि यहाँ तुगलक खानदान का है, जबकि तुगलक इसके पिताजी का नाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये लग रहा है ना बड़ा राजा। अब कोई जूना खां कहे और कोई मोहम्मद बिन तुगलक कहे तो नाम से लग रहा है कि ये राजा होगा, वो नौकर टाइप का कोई आदमी होगा। नाम का प्रभाव भी तो होता है ना, धाक जमती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक राजपाट गद्दी अपने पिताजी का मर्डर करके लेके बैठ गया। अब 1325 से 1351
26 साल राज चला इस आदमी का, बहुत लायक था, बहुत ज्यादा लायक। और ये मान लो उस टाइम का जीनियस आदमी था। ये पहला आदमी है जिसने कहा कि इंसान को उसकी योग्यता के आधार पर पद देने चाहिए, जिसकी जो योग्यता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो इंडिया का मुसलमान है, या वो तुर्क सरदार है, या अफगान है, कहीं का भी है, मेरे लिए पहली चीज है कि वो लायक किस चीज के है। तो ये पहला आदमी है जिसने योग्यता के आधार पर पद देना स्टार्ट किया। इससे पहले योग्यता नहीं, इससे पहले तुर्क है कि नहीं है, ये हमारे फेवर का है कि नहीं है। इसने कहा जो योग्य है, चाहे किसी भी धर्म का, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसने योग्यता जो पद दिया वो योग्यता के आधार पर दिया, और इसीलिए देखो इसने हिंदुओं को भी इंपॉर्टेंस दी इस आदमी ने। और यही कारण है कि ये जो हिंदू त्योहार थे ना हमारे, अब जैसे मान लो इसके 5 बड़े आदमी, 5 बड़े अफसर जो इसके अंडर काम कर रहे हैं वो हिंदू हैं, वो कह रहे हैं सर हमारे घर आइए और हमारे घर तो ऐसे फंक्शन है भाई, हम दिवाली दशहरा होली मना रहे हैं। तो ये पहला सुल्तान है जिसने हिंदू त्योहारों में भी शिरकत की। ये हिंदू त्योहारों में इसने भाग लिया क्योंकि इसके अफसर या जो इसके बड़े बड़े सरदार थे वो हिंदू भी थे, वो मुसलमान इंडियन भी थे, और वो तुर्क भी थे, वो अफगान भी थे। तो इसलिए इसने हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला, एग्जाम में आएगा ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने किस आधार पर पद दिए? योग्यता के आधार पर। ठीक है, इसके बाद इसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। इसका लक थोड़ा सा कमजोर था, वैसे इंटेलिजेंट था, जीनियस था। इसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पर भी। इसको साइंस की बहुत समझ थी, इसको नक्षत्रों का, नक्षत्र जानते हो ना, ये लोकेशन, चांद सूरज और ये ग्रहण और इन सब की बहुत समझ थी। इसके अलावा इसकी डिफरेंट भाषाओं पर भी पकड़ थी। अपनी जो इसकी खुद की एरिया की भाषा थी वो इसने संस्कृत में भी काम करवाया बाद में जाके। उस टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं राजा बनते, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में 1-2 इसने अनुवाद करवाए थे। ये देखो जिस आदमी को इतना सब कुछ नॉलेज है तो उसका दिमाग का लेवल कितना बड़ा होगा। इसने अपने एरिया में, अपने टाइम में एक डिपार्टमेंट बनवाया जिसको नाम दिया दीवान ए कोही। ये डिपार्टमेंट खास था और ये कृषि को देखता था, कृषि को। तो इसने खेती पे भी काम किया। याद है इसके पिताजी ने नहरें बनवाई थी, तो नहरों के ऊपर काम करने वाले इसके पिताजी हैं, तो लक्षण कुछ ना कुछ बेटे हुए दिखेंगे ना। इसने नहरों पे काम किया, इसने योग्यता को इंपॉर्टेंस दी, इसने हिंदू मुस्लिम सबको बराबरी पे रखा कुछ हद तक। वैसे कहीं कहीं लिखा एक आध एग्जाम्पल में कि इसने कन्नौज में कत्लेआम करवाया था, कन्नौज में हिंदू थे ना, उनका कत्लेआम करवाया। अब ऐसे हर राजा के ऊपर अच्छाई बुराई दोनों देखने को मिलेंगी। हम पॉजिटिव साइड देख के चलते हैं कि ये बहुत समझदार था, बहुत ज्यादा लायक था, लेकिन इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसने अपने टाइम में 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए और ये 5 प्रोजेक्ट्स बुरी तरह से फेल हुए। इतनी बुरी तरह से कि इसका अंत लेकर आए, ये परेशान हो गया, दुखी हो गया। 5 बड़ी योजनाएं, 5 फेल हो गई। इसका सबसे पहला प्रोजेक्ट था, इसने कहा कि भाई ये जनता जो है, जो खूब पैसे कमाती है, पूरे देश के लोग पैसे नहीं कमाते थे, जो लोग गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसे थे ना, यानी जहां गंगा यमुना की भूमि थी, इसमें खेती सबसे ज्यादा होती थी और इसलिए इसमें एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण लोग टैक्स ज्यादा दे सकते थे। अब उड़ीसा के गांव का एक पिछड़ा हुआ आदमी या बिहार का एक ऐसा आदमी जिसकी खेती बेचारे की हर साल बाढ़ में डूब जाती है, वो कहां से टैक्स देगा? लेकिन कोई यूपी के एरिया का, हरियाणा का, पंजाब का, यहाँ कहां इतनी बाढ़ आती है और यहाँ मिट्टी बहुत बढ़िया है। यहाँ कहते हैं मिट्टी सोना उगलती है, आप हल्का सा भी ध्यान दे दोगे तो आप मिट्टी से कमा के खा लोगे। तो इन इलाकों में इसने कहा, इस इलाके को बोलते हैं 2 आब। आब मतलब होता है पानी, 2 नदियों का पानी का इलाका। इसने कहा यहाँ पे कर वृद्धि कर दो, टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ अमीर किसान है, इनसे खूब टैक्स लो। बनते ही राजा इसने पहला काम यही किया कि टैक्स कैसे बढ़ेगा, तो आप में कर वृद्धि कर दो, सारे देश में नहीं सिर्फ 2 आब। तो सही तो किया भाई, जहां के लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे ज्यादा पैसा लो, गरीब से ज्यादा पैसा क्यों लोगे? इसका ये करना था और उस एरिया में सूखा पड़ना था। इसकी किस्मत, जब इसने ये कहा ना, उसी टाइम पे वहां सूखा पड़ गया। सूखा मतलब वहां कहते हैं 7 साल तक बारिश नहीं हुई। अब बिना बारिश के तो कितना ही अच्छा इलाका हो, हमारे इंडिया में आज भी फसलें खराब हो जाती हैं बिना बारिश के, और मैं आज से लगभग 800 साल 700 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 7 साल लगातार सूखा पड़ा इस इलाके में। अब इसके आदमियों को इससे कोई मतलब नहीं कि सूखा है, उन्होंने कहा राजा ने ऑर्डर दिया निकालो पैसे, खूब मारा लोगों को। लोग इतने दुखी हो गए कि यार पिछले साल यहाँ सूखा था, हम कहां से दें, हमारा पेट भरने का भी काम नहीं है। हम तो सोच रहे थे राजा हमारी मदद करेगा, और ये कैसा मूर्ख राजा है जो हमसे राजस्व वसूल रहा है इस टाइम पे, जबकि हमारे घर में बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप। तो लोगों ने कहा अच्छा पागल, इसको अकल ही नहीं है। प्लान जो बनाया, सर्कमस्टेंसेस भी तो देखने होते हैं ना, आपका प्लान ठीक है कि नहीं है। तो दोआब में कर वृद्धि करना इसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। इन्होंने कहा हम खेती करते ही नहीं। आदमी आएगा कहेगा टैक्स, कहेंगे जी हमने खेती की नहीं, भाई टैक्स तो तब भरेंगे ना जब खेती करें, हम खेती करना ही बंद करते हैं, ले लो टैक्स कहां से लोगे? अब जिसने कृषि नहीं की तो टैक्स कहां से लेंगे? ले ही नहीं सकते। यानी लोगों ने भूखे मरना सहन कर लिया, लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। इस हद तक लोग जो है नेगेटिव हो गए। तो खुद सोचो, जब लोग खेती नहीं करेंगे तो भूखा तो पूरा देश मरेगा। आज भी अगर किसान खेती करना छोड़ दे तो देश खाएगा कहां से? वर्ल्ड की दूसरी आबादी लेके बैठे हैं। जिस दिन किसानों ने सोचा ना खेती नहीं करनी, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन हम पैदा ही नहीं करते, फिर क्या होगा? फिर ये देश आज भी भूखा मर सकता है। उस टाइम लोगों ने यही हथकंडा अपनाया कि यार हद हो गई, हर 6 महीने आके खड़े हो जाते हैं कि अब फसल हो गई होगी, लाओ पैसे। हमने खेती की नहीं, पूछ लो किसी से। बीच बीच में राजा के सैनिक आते तो खाली, लोगों ने खेती करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो राज खजाना कहां से भरेंगे? ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट फेल रहा इस आदमी का। दोआब में कर वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी, इसको मदद करनी चाहिए थी। बाद में इसको पता चला कि जी ऐसे ऐसे टैक्स नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा जी? वहां 7 साल से सूखा, तो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मुझे बताया क्यों नहीं? यानी जब तक इसको पता चला तब तक तो इसकी इमेज खराब हो चुकी थी। सेकंड बड़ा काम 1327 में, 25 में राजा बना, 2 साल बाद ही बोला कि भाई हमारे पास ना बहुत ज्यादा टेरिटरी बढ़ गई। देखो याद करो, ये पूरा हिस्सा दिल्ली सल्तनत बन चुकी थी, याद होगा ना आपको? देवगिरी अभियान पढ़ा था मैंने, इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ाया था। फिर इसके पिताजी का हमने देखा था कि साउथ की तरफ उन्होंने ये जो वारंगल, किसकी राजधानी
थी ये वारंगल तेलंगाना की काकतीय वंश की, ये इनके अंडर आ गया था। फिर इस ये पूरा इलाका ना बढ़ते बढ़ते सोचो यहाँ तक कवर कर गया। यहाँ फिर हमने पढ़ा था उड़ीसा वाला, जाजनगर उड़ीसा पढ़ाया, फिर मैंने बताया बंगाल वाला। तो ये देखो इतनी बड़ी टेरिटरी का मालिक है और राजधानी कहाँ लेके बैठा है? दिल्ली में। दिल्ली की राजधानी का नुकसान क्या है? कभी यहाँ विद्रोह हो जाता है, कभी यहाँ विद्रोह हो जाता है। तो इसने फील किया कि मेरे पास उस टाइम का पाकिस्तान भी इसके पास था, अफगानिस्तान भी इसके पास था। इनफैक्ट अगर सही मायनों में देखें तो सबसे बड़ी टेरिटरी, सबसे बड़ा एरिया, क्वेश्चन आएगा ये किस दिल्ली सुल्तान के हाथ में था? तो आप कहोगे MBT। इसने अपना एरिया बढ़ा बढ़ा के पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा, कश्मीर का छोटा सा हिस्सा इसके हाथ में नहीं आया था, और पाकिस्तान का यहाँ एक छोटा सा हिस्सा जिसको बलूचिस्तान कहते थे, आज भी बलूचिस्तान है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, पाकिस्तान करता नहीं, मिनरल रिच है पूरा। तो ये पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा, ये पूरा इसकी टेरिटरी है, पूरे का पूरा, और एक कश्मीर का छोटा सा हिस्सा। ये दो हिस्से इसके नहीं है, बाकी सब कुछ इसके हाथ में था। सबसे ज्यादा प्रांत थे, 23 प्रांत थे, 23 प्रांत, स्टेट्स मान लो, तो 23 स्टेट्स थे उस टाइम में इसके हाथ में, सर्वाधिक एरिया। और इतने बड़े एरिया में तो खूब कमाई कर सकता है ये, लेकिन इसके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं है। अब इतने एरियाज में इसको फील हुआ कि यार मैं दिल्ली बैठा हूं, कभी यहां विद्रोह होता है, कभी यहां, कभी कहीं, मैं इस पूरी टेरिटरी के मिड पार्ट में यहां चला जाता हूं, और यहां जाके अगर मैं बीच में बैठूंगा तो जैसे यहां विद्रोह होगा आसान रहेगा दबाना, इधर होगा आसान रहेगा, इधर भी और इधर भी, मतलब चारों दिशाओं में जाके मैं तुरंत से अपनी सेना लेके विद्रोहों को दबा सकता हूं अगर मैं मिड में पहुंच जाऊं। लेकिन मिड में जाने का इसका ये जो सोचना था ये गलत साबित हुआ। इसने प्लान किया कि मैं अपनी राजधानी, सेकंड बड़ी गलती है इसकी लाइफ की, मैं अपनी राजधानी का परिवर्तन करूंगा, इसको चेंज करूंगा। कहां लेके जाऊंगा? राजधानी अभी दिल्ली है, मैं दिल्ली से उठा के इसको महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है दौलताबाद, यहां ले जाऊंगा। इसी को देवगिरी भी कहते हैं, देवगिरी, जैसे दिल्ली या दिल्ली कह लो या दिल्ली का कह लो, एक ही जगह है ना, ऐसे दौलताबाद या देवगिरी, राजधानी परिवर्तन का प्लान बना लिया। आप इसको आज के कंटेक्स्ट में समझो। मान लीजिए हमारी सरकार कहे कि दिल्ली से राजधानी हटानी है और मुंबई बनानी है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सरकार क्या करेगी? दिल्ली से सरकार अपने दफ्तरों को शिफ्ट कर लेगी ना मुंबई। ये थोड़ी कि दिल्ली की जनता को पीटेगी कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। दिल्ली के लोग वहीं रहेंगे, बस दफ्तर जो मेन काम, बिल्डिंग नहीं ले जा सकती सरकार, बस जो कामकाज और फाइल्स है ना उनको उठा के मुंबई शिफ्ट कर सकती है। जैसे पहले कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता राजधानी थी, फिर दिल्ली बन गई। यानी जब भी राजधानी बदलेगी तो सिर्फ सामान ले जाया जाएगा, कागज पत्री और ये सब। आदमी थोड़ी बदलते हैं, आदमी तो वहीं रहते हैं। लेकिन इस पढ़े लिखे मूर्ख आदमी ने क्या कहा कि दिल्ली से सारी जनता, जितने तुम्हारे पास सामान है, चाहे वो गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, बकरियां, सब ढोया जाएगा। और तुम्हें कुछ सुविधा क्या थी? आज तो ट्रेन है, बस है, अपनी गाड़ी है, रेल है। इसके टाइम में कुछ नहीं था। बोला मुझे नहीं पता कैसे जाना है, लेकिन सारी जनता अपने सारे सामान को प्लस अपने सारे पशुओं को, यानी जितना कुछ है ना दिल्ली में, ये सब जाएगा। और दिल्ली से कहां ले जाना है? दौलताबाद। तुम इमेजिन करो आज तुम्हें कोई कह दे कि तुम हरियाणा, दिल्ली, यूपी से कूच करो अपने परिवार के साथ सारा सामान लेके और यहां जाके दम लेना, तो तुम कैसे जाओगे? जैसे आज तो फिर भी रोड है, तब कौन से रोड थे? बीच में पर्वत, पहाड़, नाले, जंगली जानवर, कहां सोओगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अपाहिज भी होंगे दो चार, कहां रुकेंगे रात में? ऐसी कौन सी बड़ी सुविधाएं थी? तब ये थोड़ी पैसे हैं होटल में रुक गए। आज भी सुविधाएं जितनी है ना उसका तो 1% भी नहीं, कुछ नहीं था। कहीं कहीं लिखा है इस राजा ने इस तरह का थोड़ा ट्रैक सा बनवाया, जो भी किया होगा इसने, पेड़ लगवाए, लेकिन पैदल इतना चलना सामान के साथ कैसे पॉसिबल है? लोगों के घरों में ये तो है नहीं कि घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, पैदल चलना था, सामान को अपने का परिचय दिया, भाई राजधानी बदलनी है, तू चला जाना, अपने इन आदमियों को ले जा। जनता तो जैसे पहले यहाँ रह रही है ऐसे यहाँ रह लेगी, अब क्या फर्क पड़ता है? तेरी राजधानी ये हो या ये हो, तू चला जाना, सामान ले जा, हमें क्यों ले जा रहा? लेकिन ये माना नहीं। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि इसने कहा कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहना चाहिए दिल्ली का, दिल्ली के बिल्लियों को भी ले चलो। कितना मूर्ख राजा है कि कुत्ते बिल्लियों का क्या करेगा? वहां मिल जाएंगे, वहां वाले कुत्ते बिल्लियों को अपना ले, लेकिन दिल्ली में कोई नहीं बचना चाहिए। इसकी मूर्खता का परिचय कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जब सब लोग चले गए, इसने मारे पीटे लोग, मतलब दहशत बैठा दी कि अगर दिख गए ना यहाँ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो डरता क्या ना करता वाली कंडीशन, हर आदमी अपने बीवी बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को लेके और चल पड़ा अपने जानवरों को लेके। कितनी परेशानी हुई होगी इसको इमेजिन करके देखो, कितनी उन लोगों के मन में भड़ास आ गई होगी इस राजा के, पागल राजा है भाई, हमें नहीं जाना, हम यहीं पे कमा खा लेंगे, तू जा, तुझे जाना है तो, लेकिन कह नहीं सकते ना। अब कहते हैं कि जब सारी पूरी, इसकी खुद की माँ भी, इसकी माँ भी तो एज थी, उसको भी कहा कि नहीं माता जी आपको भी जाना पड़ेगा, तो माता भी चलिए, सारा सारा पूरा जो दिल्ली की जनता थी, सब बड़े आदमी अमीर है, सबको ले गया। तो कहते हैं जिस दिन सब शिफ्ट हो गए तो इसने अपने आदमी को भेजा, देख क्या हो, कोई बचा तो नहीं है, एक आधा कहीं छिपा बैठा हो। तो इसके आदमी गए और उन्होंने कहा नहीं महाराज कोई नहीं बचा। तो ये फिर अपने, इसको तो भी शक था कि कहीं एक आधा कोई रह गया हो। कहते हैं अपने महल पे चढ़ा, ऊपर तुगलकाबाद का जो किला था यहाँ ऊपर गया, और महल की दीवारें बहुत ऊंची, तो उससे पूरा दिल्ली दिखता था। तो इसने देखा कि कहीं पे ना थोड़ी रोशनी सी है, कोई दिया सा जल रहा है। तो इसने कहा देख क्या कौन है? तो गए सैनिक, उन्होंने कहा हुजूर 2 आदमी पकड़े गए हैं। तो 2 आदमी कौन? एक उनमें से बेचारा अंधा था और एक उनमें से लंगड़ा था। एक की टांग नहीं है तो कैसे जाएगा इतना 1500 किलोमीटर दूर, और एक अंधा है, अंधे को कौन हाथ पकड़ के इतनी दूर ले जाएगा? तो वो दोनों बेचारे डरते और उन्होंने कहा महाराज हम कैसे जाएं, मैं तो अंधा हूं, मुझे कौन 1500 किलोमीटर रास्ता दिखाएगा, और कोई मेरी क्यों कदर करेगा, अपने परिवार को ले जाए वही गनीमत है। लंगड़ा बोला जी मैं क्या करूं, मेरे तो एक ही टांग है, गरीब हम हैं, और आप हमें छोड़ जाओ, हम यहीं पे कमा खा लेंगे जैसे चलेगा, और नहीं तो फिर भूखे मर जाएंगे और क्या होगा। तो बोला अच्छा ऐसे कैसे छोड़ जाऊं? बोला पकड़ो इनको, दोनों को पकड़ा। अंधे को जो था ना, अंधे के दोनों हाथ, एक घोड़े पे आदमी बैठा उसका सैनिक, और उसने एक रस्सी लेके हाथ बांधे, और रस्सी अपने कंधे पे से मतलब घोड़े के आगे बांध ली, और बोला इसको पैदल पैदल भगाते ले जाओ इस आदमी को। कितना पागल राजा है, अंधा बेचारा जिसको कुछ दिखता नहीं है, घोड़ा आगे भागेगा वो कैसे उसकी स्पीड को मेंटेन करेगा। और फिर लंगड़े का क्या किया, बोला ये लंगड़ा जो है इसकी टांग पकड़ो। तो बेचारे की टांग पकड़ के और ऊपर बांधी घोड़े के साथ, सोचो नीचे गिर गया, एक टांग है उसके ऊपर बांध दिया, बोला भगाओ घोड़े को और ले जाओ इनको, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाएंगे। और रास्ता 1500 किलोमीटर का, वो बेचारा अंधा, कभी भागता जा रहा है घोड़ा, कभी उसका सिर जो है दीवार में लगे जहां भी कुछ रहा होगा, कभी चट्टान में लगे, कभी वो पानी आए रास्ते में, झरना आए, नदी आए, कुछ भी इस तरह का ऊबड़ खाबड़ जंगल आए, तो बेचारा कभी यहाँ फूटा कभी वहां फूटा। और
और फाइनली कहते हैं कि जब 1500 किलोमीटर पूरे कवर करके जब ये पहुंचे ना घोड़े, कई दिन महीनों की यात्राएं करके, तो उस अंधे के वो जो हाथ बंधे थे ना रस्सी में, बस वो हाथ थे, पूरा शरीर खत्म हो गया। टक्कर मार मार के पता नहीं कहां उसने कैसे क्या बिहेव किया होगा, वो आदमी मर गया। उस लंगड़े की सिर्फ टांग पहुंची थी, आदमी नहीं पहुंचा। तो इतना मूर्ख राजा था ये कि वो अंधे और लंगड़े क्या बिगाड़ लेते अगर वो रह जाते, इनको छोड़ जाता। और चलो मान लिया, इसकी मूर्खता और देखना, जब ये वहां रहा ना, यहाँ पे था, तो उस टाइम जब ये पहुंचा तो बहुत बारिश का टाइम आ गया। अब दिल्ली के लोगों को उतनी बारिश, मुंबई और दिल्ली में बहुत अंतर है वेदर में, बहुत बारिश, चिपचिपाहट, तो बेचैनी, परेशानी, ऐसे एकदम नई जगह एडजस्ट करना परिवार के साथ कितनी दिक्कत आती होगी। अच्छा, ये सब चला। इसी टाइम पर जैसे यहाँ पहुंचा था तो बता दिया किसी ने कि साउथ में विद्रोह हो गया 2-3 साल बाद। तो बोला ठीक है, यहाँ भी विद्रोह हो गया, यहाँ भी विद्रोह हो गया, तुरंत अपनी सेना लेके निकल पड़ा। अब रास्ते में पता चला कि यहाँ तो प्लेग फैला हुआ है। प्लेग एक महामारी है ना, एक बार हो जाए तो फिर सबको हो जाती है। तो जैसे ही पता चला प्लेग है, तुरंत बोला वापस चलो। पर 2-4 दिन तो वापसी में लगते ही हैं। पहुंचा नहीं था अभी विद्रोह वाली जगह वापस, और वापसी में आधी सेना को प्लेग हो गया। ये खुद भी बीमार पड़ गया, इसको भी प्लेग हुआ था, लेकिन ये मरा नहीं। आधी सेना जो है वापसी में आते आते मर गई क्योंकि प्लेग से ग्रसित थी। यहाँ जब सेना पहुंची तो आधी मर चुकी थी। सोचो, जनता भी मार दी इसने कितनी, और आधी सेना भी मार दी अपनी मूर्खता में। अब साउथ के लोगों को लगा कि यार ये पागल राजा है और इससे ना आजाद हो जाना चाहिए, इसके बस की कुछ नहीं है। ये बातें फैल जाती है ना। साउथ के लोगों ने, द्वार समुद्र में याद है, होयसल की राजधानी थी, बताया था तुम्हें, माबर बताया था, मदुरै, जहां का वीर मदुरै एक राजा बताया था मैंने आपको। तो ये धीरे धीरे करके ना स्वतंत्र होने की कोशिश करने लग गए, विद्रोह करने लग गए। ऐसे ही बंगाल ने विद्रोह कर दिया। फिर इसके दिमाग में आया कि हर जगह विद्रोह होने लग गए मेरे यहाँ आने के बाद। जब मैं दिल्ली था तो मेरी इमेज अच्छी थी, लेकिन यहाँ आती तो सबके सिर उठने लग गए। फिर किसी ने कहा कि मंगोल तेरे इस पे आक्रमण करेंगे। मंगोल ने टारगेट बना लिया भारत। तो इसको लगा कि तो भी गलत हो गया, मेरा डिसीजन, मुझे वापस जाना चाहिए। फिर इसने घोषणा की कि जो हम लोग वापस आए थे ना, सारी जनता, अब वापस तैयारी करो, वापस दिल्ली जाना है। लोगों को इतना गुस्सा है कि जी पागल आदमी का दिमाग चला हुआ इसका। कभी ये कहता है वहां से उठा के सामान वहां ले जाओ, कभी कहता है वहां से वहां। अब जिनके माँ बाप आते आते मर गए, वापस जाते थे बीवी बच्चे भी मर गए, तो आदमी क्या लेके गया? कितने उसके जानवर मर गए रास्ते में, क्योंकि कितने कितने किलोमीटर जाए तो पानी ना मिले, खाना ना मिले। दुर्गत हुई जनता की इसकी मूर्खता भरे काम के कारण। इस मूर्ख आदमी ने क्या करवाया था? राजधानी परिवर्तन समझ के, सोच के करवाया था कि मैं बीच में बैठूंगा तो चारों तरफ मेरी नजर रहेगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा। पर वो काम उल्टा पड़ा। दिल्ली ही ठीक था, इसको दिल्ली ही रास आ रही थी। फालतू में राजधानी परिवर्तन करके अपनी बेइज्जती भी कराई, जनता का भी नुकसान किया। और इतने सालों में, ये कई साल की कहानी थी, इतने सालों में सोचो दिल्ली में एक भी आदमी नहीं छोड़ के आया, तो कहां से टैक्स लेगा? कोई खेती हुई नहीं उस इलाके में। यानी इसको कहीं ना कहीं इन सबका आर्थिक नुकसान भी हुआ। पैसा कहां से आएगा? जब आदमी कमाएगा तो राजा को पैसा देगा। इंडिया में अब हम इंडियंस अगर कमाएंगे ही नहीं तो टैक्स कहां से देंगे? टैक्स देने से ही तो देश अमीर बनता है। भाई कोई भी पीएम है, सीएम है, इनको टैक्स दोगे तभी तो अमीर बनेंगे। देश की सरकार जनता चलाती है। अगर जनता खुद भिखमंगी है, भिखारी है, तो टैक्स कौन देगा? टैक्स नहीं देंगे तो कितने दिन? हमारे देश की तो ये हालत आज है कि 2 महीने में इनकी टाइम फिर सबको नजर आ गई कि सरकार की क्या औकात है। तो इस टाइम पे भी ऐसा ही था। अब 6-7 साल लग गए इन सब में आने जाने, और इन सब में ये 6-7 साल पैसा ना के बराबर आया, जिस कारण बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। और तीसरा स्टेप इसको उठाना पड़ा, ना चाहते हुए उठाना पड़ा। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसने कहा भैया पैसे हो गए कम, और अब मेरे बस की नहीं है कि मैं ये चांदी और इसके सिक्के बनाऊं। 2 सिक्के आपको याद होंगे ना, जीतल और टका, मैंने बताया था इल्तुतमिश ने चलाए थे। वो चलते ही जा रहे थे। जीतल में है ये तांबे का सिक्का था, और इसमें टका में चांदी का सिक्का था, चांदी का। तो इसने क्या किया, तांबे और चांदी के सिक्के, इनकी वैल्यू भी अलग अलग थी। ये जो था ना, ये रुपया था, और जो ये था ये पैसे थे। जैसे आज भी देखो पैसे हैं और रुपए हैं। अब तो पैसे की कीमत ही नहीं रही। जब हम छोटे थे, मुझे ध्यान है 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे खूब चलते थे, 25 पैसे, 50 पैसे। अब तो टाइम बदल गया, अब 1 रुपए की भी कीमत नहीं है, सिक्के बंद हो गए लगभग, या हैं तो फिर बड़े सिक्के चलते हैं। इस टाइम पे ये जो मुद्रा थी ना, इसकी कमी होने लग गई, क्योंकि चांदी है ही नहीं जी, खत्म होती जा रही है। तो इसने कहा काम करो, छोड़ो, और अब हम सिक्के चलाएंगे कॉपर के, सिर्फ कॉपर के सिक्के चलेंगे। और इस कॉपर, कहीं कहीं लिखा है कांसे के भी चलाए थे, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं। ये सिक्के चलेंगे, इनकी वैल्यू बराबर होगी चांदी के, यानी कॉपर का सिक्का इज इक्वल टू चांदी का सिक्का। तो अब ये इसमें क्या दिक्कत आएगी कि कॉपर ना बहुत इजीली मिलिएबल और डक्टाइल होता है। आप कोई भी आम आदमी कॉपर को अपने हाथ पे रख के थोड़ा सा प्रेशराइज करके उसकी शेप को चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। तो जितने लोग उस टाइम स्वर्णकार थे ना, सोने का काम करते थे या चांदी का काम करते थे, इनकी चांदी बनेगी। क्योंकि जनता जाती और कहती लो भाई, मान लो 1 रुपया देती, 1 टका देती, टके की कीमत तो चलेगी चलेगी। 1 टका दिया या कोई सोने का सामान दिया और कहा आप मेरे लिए ना 10,000 सिक्के बना दो जी। किस चीज के? कॉपर के। ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई। कॉपर के सिक्के लोगों ने खरीद करके अपने घर भर लिए। तो अब जब ये कॉपर हर एक के पास फ्री बराबर पड़ा है, तो फिर मुद्रा की कीमत क्या? अब इसको ऐसे इमेजिन करो, तुम सबके घर में 2-2 हज़ार के नोट आ जाए, पिंक गुलाबी नोट, जो सरकार जैसे ही हो लेकिन ओरिजिनल ना हो। ओरिजिनल और उसमें कोई डिफरेंस आज तो फिर भी तब डिफरेंस थोड़ी था, भाई सरकार की मुद्रा है। अब हर एक के घर में अगर 2-2 हज़ार के नोट की मशीन लग जाए तो 2,000 की वैल्यू कहाँ रहेगी? आप मार्केट जाके 2,000 का नोट दोगे तो दुकानदार कहेगा भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे घर में भी इसकी मशीन है, मुझे कुछ और सामान चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे करके जब हर एक के घर में हद से ज्यादा कॉपर के कॉइन हो गए तो इनकी कीमत खत्म हो गई और मार्केट में ये चलने बंद हो गए। राजा को खबर मिली कि सर जी आपका सिक्का तो चल ही नहीं रहा, तो मार्केट में कोई लेता ही नहीं। तो उसने कहा अच्छा गड़बड़ हो गई, तो अब क्या किया जाए? तो सलाह दी गई सारे सिक्के आप अपने पास मंगवा लो वापस। तो जनता क्यों देगी? जनता को लालच दो। आप ये कहो जो मेरे दरबार में सिक्के जमा कराएगा मैं उसको उसके बदले चांदी के सिक्के दूंगा। तो जो शरीफ टाइप के लोग थे ना, जिन्होंने अब तक सिक्के नहीं बनाए, जब ये खबर आई कि राजा जो है चांदी के सिक्के बदले में दे रहा है, खराब से कॉपर के कॉइन ले जाओ, बदले में चांदी के ले आओ, तो सब लोगों ने जो नहीं भी गड़बड़ कर रहे थे ना, उन्होंने भी कॉपर कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और हर कोई जाता, मान लो 10,000 सिक्के ले गया तो बदले में 10,000 चांदी के सिक्के ले आया।